हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 14 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 131 है, कॉस्ट बेनिफिट स्टडीज आर एसेंशियल टू। तो यहाँ पर जो ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट का मतलब है हमारा किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब जो पैसा हम खर्च करने वाले हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कि हमारा वो प्रोजेक्ट कमीशन हो जाए, यानी वो स्टार्ट हो जाए। अगर हम कोई रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर स्ट्रेच हमारा जो प्रोजेक्ट का है वो कंप्लीट हो जाए रोड का, यानी हमारा उस पर व्हीकल चलने लगे। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो हमारी कॉस्ट यानी जो एक्सपेंडिचर अमाउंट होगा वो हमारा यहाँ पर कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। और बेनिफिट का मतलब ये है बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। अब जब भी कोई रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा विच विल कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू दी इकोनॉमी। हमारा जो एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, वो हमारी स्टार्ट हो जाएंगी ड्यू टू, अगर हम किसी रोड की बात करें तो जिन जिन विलेजेस या जिन जिन टाउन से हमारी रोड निकल रही होगी तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से जो मॉनेटरी वैल्यू आएगी, जो रिटर्न आएगा, जो हमारा बिजनेस ग्रोथ आएगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, उसको हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो जो ये स्टडीज हैं हम जनरली चेक करते हैं जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करने के लिए, यानी वायबिलिटी का मतलब है हमारा प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी। बिकॉज अगर हम पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट हमारा वायबल नहीं माना जाएगा इकोनॉमिकली। यहां पर दिस एनालिसिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करेंगे कि वो हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, जिसके लिए हमारा जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, that ratio should be greater than 1 for general economic projects। ठीक है, तो यहां पर यही चीज मैंने सिंप्लीफाई की हुई है। तो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, सपोज हम कोई हाईवे प्रोजेक्ट कंसीडर करें तो जब हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं तो उन अल्टरनेटिव्स का जो कंपैरिजन है, दैट कंपैरिजन इज डन विद द हेल्प ऑफ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, इस बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस से हम बेस्ट अल्टरनेट रूट निकालेंगे जिससे जो इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा ये हमारा ऑप्शन डी होगा, इवेलुएट द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वर्थवाइलनेस ऑफ टेकिंग अप द प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डी हियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पंप्स कैन बी यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग। हम बेसिकली कंक्रीट को पंप करने के लिए जो यूज करते हैं पंप्स, उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है हमारा पिस्टन पंप्स हैं, जो कि रेसिप्रोकेटिंग एक्शन पर काम करते हैं, जिसमें हमारा पिस्टन अरेंजमेंट होता है। दूसरी कैटेगरी के जो पंप्स हैं ये हमारे हैं न्यूमेटिक कैटेगरी के पंप्स, जिन्हें आप न्यूमेटिक पंप्स बोलते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी के पंप्स हैं ये हमारे कहलाते हैं स्क्वीज प्रेशर पंप्स। अब तीनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं कि जो हमारा स्क्वीज प्रेशर पंप्स है इसमें क्या होगा, हमारे हाइड्रोलिकली ऑपरेटर रोलर्स रहते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होस पर ऑपरेट करते हैं। एक ड्रम के अंदर एक ड्रम होगा, उसके अंदर हमारा एक रोटेशन मैकेनिज्म होगा, ब्लेड्स होंगे जिसके अंदर कंक्रीट मूव करेगी विद इन द ड्रम और वो स्क्वीज करके कंक्रीट को ऊपर भेजेगा, जो कि फर्दर एक पाइप से कनेक्टेड रहेगी एंड विल इंश्योर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फ्रॉम दी हॉपर टू दी जो कनेक्टिंग ट्यूब होगा उससे कनेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्क्वीज प्रेशर पंप। और यहां पर जो मैंने पंप दिखाया, इस तरह के आपने पंप्स देखे होंगे, यहां पर ये ट्रांजिट मिक्सर है जिससे हम कंक्रीट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। एक पिस्टन पंप है, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर्स लगे हुए हैं, कंक्रीट यहाँ पर पोर की जा रही है एंड देयर इज अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन सिलेंडर्स, जो कि कंक्रीट यहां से होता हुआ यहाँ पे हमारा पाइप कनेक्टेड है एंड टू द रिक्वायर्ड डिस्पोजल साइट, वहां पर हम कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। यहाँ पे लिखा है कि जो स्मॉल कंक्रीट पंप्स होते हैं जनरली हमारे पिस्टन ऑपरेटेड होते हैं, जो कि हमारे रेसिप्रोकेटिंग एक्शन पर काम करते हैं। टू यूज वन
स्पेशल रेडी मिक्स इज डम्प इनटू द हॉपर। ये हमारा हॉपर है, इसमें हम रेडी मिक्स कंक्रीट इसमें डाल रहे हैं, वेयर इट फीड्स बाय ग्रेविटी इनटू द पंप सिलेंडर। अब हमारा पंप सिलेंडर यहां पर है, इसके अंदर एक कंक्रीट हॉपर के थ्रू जा रही है इसमें, ड्रिवन बाय द गैसोलीन इंजन। अब ये हमारा पावर ऑपरेटेड इंजन से कंट्रोल्ड होंगे पिस्टन्स, तो पिस्टन फोर्सेस मिक्स आउट द सिलेंडर विथ ईच स्ट्रोक एंड इनटू द टफ रबर होस। जो कि आपको ये दिख रहा है पाइप, ये हमारा रबर होस है जो कि सफिशिएंट स्टिफनेस की है। हमारा पंप जब चलेगा तो विद द हेल्प ऑफ पिस्टन फॉरवर्ड स्ट्रोक में पंप हमारा इसको थ्रस्ट मारकर इस पाइप में पहुंचा देगा। बिटवीन द इंजन एंड द पंप अ सोलेनॉइड ऑपरेटेड क्लच लेट्स द ऑपरेटर स्टॉप पंपिंग एट एनी टाइम बाय प्रेसिंग द बटन। मींस ये कंट्रोल्ड एक तरीके से पंपिंग होगी इसमें। पंप कैन बी आइडल फॉर एज लॉन्ग एज 15 मिनट एज लॉन्ग एज फ्यू फीट ऑफ मिक्स आर रन आउट वंस इन अ वाइल। ये हमारा जो पंप है ये एक तरीके का न्यूमेटिक कंक्रीट पंप है, जिसमें कंक्रीट यहाँ पर ये सील्ड बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से कंक्रीट हमारी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे ब्लेड्स लगे हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर हमारा एक तरीके से कंप्रेस्ड एयर एक मोटर लगी हुई है, जो कि इस कंप्रेस्ड एयर से इस कंक्रीट जो इसके अंदर आ रही है इसको थ्रस्ट करके इस पाइप में पहुंचा रही है विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। तो न्यूमेटिक कंक्रीट पंप्स हैं, वहां पर जो कंक्रीट को हम कंप्रेस्ड एयर के थ्रू पंप कर रहे हैं, ठीक है, बाई इन्फोर्स्ड मिक्सिंग ऑफ ब्लेड्स लोकेटेड ऑन अ शाफ्ट। शाफ्ट हमारा यहां पर इसके अंदर ऐसे लोकेटेड है, विच रोटेट्स बाय द मोटर रिड्यूसर, यानी ये भी हमारा मोटर ऑपरेटेड पंप्स होते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी के पंप्स जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हैं, स्क्रू पंप्स। तो स्क्रू पंप्स जनरली हम यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरी लेस विस्कस फ्लूइड्स विथ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज सच एज ऑयल बर्नर्स का जो फ्यूल इंजेक्शन हो गया, बूस्टिंग हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, फ्यूल और लुब्रिकेशन, सर्कुलेटिंग फीड एंड सो ऑन। तो इन पंप्स में आप देख रहे हो कि जो हमारा फ्लूइड है, बिकॉज विस्कोसिटी कम है तो हमारा फ्लूइड कुछ ऐसे मूव करता हुआ आगे जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, बिकॉज जहां पे विस्कोसिटी कम है तो ये पंप्स हमारे वेरी लेस विस्कस फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं, जिनकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो एप्लीकेशंस हैं हमारे यहाँ पर मैंने समराइज किया हुआ है, फॉर द फ्यूल इंजेक्शन एक्सेट्रा में यूज करते हैं। उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं, जनरली आपने पढ़ा भी है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं ये हमारे पंप वाटर पंप करने के लिए जनरली यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, एसिड बेसिस, और इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूजेस में इन पंप्स को यूज किया जाता है, जिन्हें आप जनरली थिन लिक्विड्स बोलते हैं, जिन लिक्विड्स को ये पंप करते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का ऑपरेशन है वो ये इस पर डिपेंड करता है कि जो हम फ्लूइड पंप करने वाले हैं उसकी विस्कोसिटी कितनी है। अगर हमारी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो होगा क्या, हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स इनएफिशिएंट होने लगेंगे, बिकॉज जब हमारा उसके अंदर के जो ब्लेड्स हैं जब वो घूमते हैं तो दे विल ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, ठीक है। इसी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं दे आर सूटेड टू लो प्रेशर एंड हाई कैपेसिटी एंड पंपिंग एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड्स, जिनकी जो विस्कोसिटी है वो 0.1 से लेकर 200 सेंटीपॉइस तक है। तो जनरली जो स्लरीज हैं सच एज मड हो गया, हाई विस्कोसिटी ऑयल्स हो गया, ये हमारे क्या करते हैं, जो इनके ब्लेड्स हैं वो वहां पर एक्सेसिव वियर आउट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की वो हमारी कम हो जाती है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स ऑफन ऑपरेट एट कंसिडरेबली लोअर स्पीड एंड आर लेस प्रोन टू दिस प्रॉब्लम। जो हमारा स्क्रू टाइप का पंप है एक तरीके से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, बट वहां पर हो क्या रहा है, ये हमारे वो लोअर स्पीड पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो जनरली जो एक्सेसिव वियर की प्रॉब्लम है वो हमारी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में नहीं रहती है, ठीक है। तो एक फर्दर लिमिटेशन और है जो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में नहीं होती है, कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं दे कैन नॉट प्रोवाइड सक्शन। जब वो ड्राई होंगे वो सक्शन नहीं प्रोवाइड करते, इसी वजह से एक प्राइमिंग हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, जहां पर एक पंप्ड फ्लूइड को हम पहले से डालते हैं टू डेवलप सफिशिएंट प्रेशर इनसाइड दी पंप, सो दैट वो हमारा फर्दर जो क्वांटिटी ऑफ फ्लो है वो हमारा बना सके, और दे आर नॉट सुटेबल फॉर एनी एप्लीकेशन वेयर द सप्लाई इज इंटरमिटेंट, बिकॉज जब हम कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं तो वहां पर हमारा जो सप्लाई है बीच बीच में हमें ब्रेक करना होगा, बिकॉज मिक्सर आता है एक बैच में सर्टेन अमाउंट की क्वांटिटी रहेगी, तो वहां पर सप्लाई हमारी इंटरमिटेंट हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो इंटरमिटेंट सप्लाई के लिए सुटेबल नहीं है, और जहां पर फीड प्रेशर जो है वो वेरिएबल है वहां पर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हमारे वेरिएबल फ्लो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
तो जहां पर इन एप्लीकेशन वेयर एक्यूरेट डोजिंग इज रिक्वायर्ड अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हम प्रेफर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पंप्स कैन बी यूज फॉर कंक्रीटिंग। एक तो हमारा पिस्टन ऑपरेटेड पंप्स हो गया, जनरली जो हमारे छोटे कंक्रीट पंप्स में कंक्रीटिंग वर्क्स में यूज करते हैं। दूसरा हमारा न्यूमेटिकली ऑपरेटेड पंप हो गया, जहां पर हम कंप्रेस्ड एयर का यूज कर रहे हैं कंक्रीट को पंप करने के लिए। और जो स्क्रू टाइप पंप्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेटेड पंप्स हैं विद स्ट्रेट प्लेट, दीज आर नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग वर्क ड्यू टू रीजंस आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 केवल करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रेडर को हम प्राइमरली किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर जो ये मशीन है आपने देखी होगी, जहां पर रोड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पे मिट्टी को फिल करके हमें डिजायर्ड ग्रेड में, डिजायर्ड प्रोफाइल, एक डिजायर्ड अलाइनमेंट में अपना लेवल सरफेस तैयार करना होता है, वहां पे इस तरह की मशीन्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिस इज अ ब्लेड अरेंजमेंट जो कि हमारा ग्रेडिंग वर्क्स में यूज होगा। ग्रेडिंग वर्क्स का मतलब ये है कि जो हमारा डिजायर्ड ग्रेडियंट है, डिजायर्ड लेवल सरफेस हमें चाहिए जिस भी ग्रेडियंट में, वो हम इस मशीन के थ्रू हम अचीव करते हैं, और इन मशीन्स को हम ग्रेडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा क्या कर रहा है, दिस इज अ फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या किया, आपने एक्सकवेशन करके फिलिंग कर ली, और उसके पीछे से हम ये रफ ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, स्मूथिंग। एक तरीके से आप देख रहे हैं यहां पे हम सरफेस को स्मूथिंग करते हुए जा रहे हैं, एंड शेपिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं कि जो फिनिशिंग ऑपरेशन है उसमें हम जो हमारा अर्थ सरफेस है उसको हम स्मूथ कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं। जो हमारे स्पेशली जो हमारा एम्बैकमेंट का स्लोप होगा, इस चीज को हमें डिजायर्ड जो स्लोप मेंटेन करना है उसको प्रॉपर शेपिंग करके स्लोप अचीव करेंगे टू प्रिस्क्राइब्ड रोड रिक्वायरमेंट। जो हमारा डिजायर्ड लेवल सरफेस है, डिजायर्ड ग्रेडियंट है, डिजायर्ड स्लोप है एम्बैकमेंट का, वो सारी चीजें हम इससे अचीव करते हैं। यहां पे यही चीजें मैंने समराइज की हैं कि फिनिशिंग ऑपरेशन फॉलो क्लोजली बिहाइंड एक्सकवेशन ऑपरेशंस आर कॉम्पैक्शन ऑफ एम्बैकमेंट्स। यानी आप मिट्टी का जो काम कर रहे हो आप रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, वहां पर एक्सकवेशन के बाद आप मिट्टी फिल कर देंगे, उसका कॉम्पैक्शन करेंगे, और उसके साथ साथ आप फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे। तो ग्रेडर्स जो हैं ये हमारे मल्टीपर्पस मशीन्स हैं जिससे हम फिनिशिंग और शेपिंग पैरेलली कर सकते हैं। और ग्रेडाल जो है एक और मशीन है जिसको भी मैं बताऊंगा कि ग्रेडाल इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेडल। ग्रेडाल is a utility machine that combines the operating features of hoe, dragline and motor grader। ठीक है, तो मोटर ग्रेडर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो मोटर ग्रेडर इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन, और जो ग्रेडाल है उसमें हमारा हो, ड्रैगलाइन और मोटर ग्रेडर के सारे फीचर्स बने हुए हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये ग्रेडाल है, इसमें शॉवेल, ड्रैगलाइन एंड क्रेन एज वेल एज यहाँ पर हमारा ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, जिसमें जो कि हमारा मोटर ग्रेडर जो कि फिनिशिंग ऑपरेशंस वगैरह में यूज करेंगे। तो ये हमारा ग्रेडाल जो है ये हमारा मल्टीपर्पस मशीन है जिसमें ये सारे फीचर्स बिल्ट रहेंगे, जो कि एक तरीके से हमारा ग्रेडर से डिफरेंट है। इसके अंदर ग्रेडर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है। इट इज डिजाइन्ड फॉर एज अ वर्सटाइल मशीन फॉर बोथ एक्सकवेशन एंड फिनिशिंग वर्क। ठीक है, तो जो ग्रेडाल है यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये ग्रेडाल के लिए बात कर रहा है कि जो ग्रेडाल है हमारी ये वर्सटाइल मशीन है जिससे हम फिनिशिंग के साथ साथ एक्सकवेशन भी कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर हमने एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट्स लगा रखे, कंपोनेंट्स लगा रखे हैं, उसकी बेसिक फंक्शनलिटीज जो है एक्सकवेशन मशीन्स की वो हमने लगा रखी हैं। देयर आर ऑल्सो वैरायटी ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रिमिंग मशीन्स। ठीक है, तीसरी कैटेगरी क्या हुई, ट्रिमिंग मशीन्स। ट्रिमिंग मशीन्स की जरूरत वहां पड़ेगी जहां पर आपको जो ग्रेडिंग करनी है, जहां पे ग्रेडियंट मेंटेन करना है, वहां पर आपको एक्सेस मिट्टी कट करनी है। ट्रिमिंग का मतलब है कि जहां पर हमारी एक्सेस मिट्टी आ गई है फिलिंग में, उसको हमें डिजायर्ड ग्रेड अचीव करने के लिए उसको कट करना है। तो जो ग्रेडर है वो हमारा फिनिशिंग और शेपिंग के लिए यूज करना है। अगर आपका ट्रिमिंग भी करनी है तो हमें यहाँ पर ट्रिमिंग मशीन की फंक्शनैलिटी भी
मोटर ग्रेडर में देनी पड़ेगी, जहां पर और उसके लिए हमारे ऑटोमेटिक ट्रिमर्स आते हैं जिसकी फंक्शनैलिटीज कभी कभी हमारी ग्रेडर में भी अवेलेबल होती है, जनरली हमारी अलग से रखते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर ये चीज लिखी हुई है कि जो फिनिशिंग है, फिनिश ग्रेडिंग है एंड फाइन ग्रेडिंग आर ऑल टर्म्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ शेपिंग मटेरियल्स टू द रिक्वायर्ड लाइन, यानी रिक्वायर्ड अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। फिनिशिंग ऑपरेशंस फॉलो क्लोजली बिहाइंड एक्सकवेशन। ठीक है, यानी जो फिनिशिंग ऑपरेशन है वो हमारा एक्सकवेशन होने के बाद पैरेलली आपको चलाना है उसके पीछे से, आफ्टर द कॉम्पैक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। दीज ऑपरेशंस इंक्लूड फिनिशिंग टू प्रिस्क्राइब ग्रेड, दो सेक्शन सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड द स्मूथिंग एंड शेपिंग ऑफ स्लोप्स, जो कि हमें डिजायर्ड है मेंटेन करने के लिए। ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स ग्रेडर आर यूज्ड एज फिनिशिंग मशीन। तो हमारे ग्रेडर सिर्फ और सिर्फ एक फिनिशिंग मशीन है जिससे हम स्मूथिंग और शेपिंग ऑफ स्लोप्स भी कर लेते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग लीनियर प्रोजेक्ट्स, यानी जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो गए, रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, जहां पे एक अलाइनमेंट में लंबी दूरी तक हमें पेमेंट तैयार करना है, वहां पर स्पेशल ट्रिमिंग मशीन्स भी हमें यूज करनी होती है टू अकम्प्लिश द फिनिशिंग अंडर द पेमेंट सेक्शन। तो ट्रिमिंग मशीन से भी हम फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, बट वहां पे एक और फैसिलिटी होती है कि हम उससे जो एक्सेस अर्थ है उसको ट्रिम करते हुए चलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि गुप्ता एंड गुप्ता में इसका आंसर दिया हुआ है फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग, लेकिन जो ट्रिमिंग फंक्शनैलिटी है ये हमारी ट्रिमिंग मशीन की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, और यहां पर ये फॉरेन राइटर की बुक से मैंने रेफरेंस लिया है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्रेडर्स आर मल्टीपर्पज मशीन यूज्ड फॉर फिनिशिंग एंड शेपिंग। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा। आपको गुप्ता एंड गुप्ता के ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन सी रेदर देन ऑप्शन डी। Which one of the following is not an excavating and moving type of equipment? Excavating means खोदना और मूविंग टाइप मीन्स खोदने के बाद उसको लोड करके हॉल करना। ठीक है, इसी वजह से इनको बोलते हैं अर्थ एक्सकवेटिंग एंड मूविंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। तो इस कैटेगरी में जो हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें हमारा सबसे पहला बुलडोजर है, क्लैम शेल है, स्क्रैपर है, प्लस इसके साथ ड्रैग लाइन है, हमारी जो ट्रेंचिंग मशीन होती है जिससे हम एक्सकवेशन कर पाते हैं। ठीक है, हमारा पावर शॉवेल हो गया, हमारा हो गया। दिस और ऑल अर्थ एक्सकवेशन, इनसे हम कर सकते हैं, यानी मिट्टी को हम एक्सकवेट कर सकते हैं एंड वी कैन मूव इट टू डिफरेंट प्लेस। उसके बाद हमारे कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं जिन्हें आप कन्वेइंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं या हॉलिंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं। इन इक्विपमेंट्स के डिटेल फंक्शनैलिटीज एंड कंपोनेंट्स और उनकी एफिशिएंसी समझने के लिए मेरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के हमारे यूट्यूब पर 3 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हो। उसका मैं पीडीएफ भी गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा फॉर रेडी रेफरेंस। तो कन्वेइंग और जो हॉलिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनसे आपको जहां पर आप एक्सकवेशन कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपका रोड कंस्ट्रक्शन यहां पर हो रहा है, आप यहां पे आपका बोरो एरिया है, ठीक है, तो एक्सकवेशन के लिए आपने मान लीजिए बुलडोजर यूज कर लिया यहां पर, बुलडोजर एज अ एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट, बट आपको एक ट्रक चाहिए होगा जो कि यहां पर बुलडोजर इसमें एक्सकवेट करके लोडिंग कर देगा। उसके बाद इस मिट्टी को डिजायर्ड वर्क साइट पर, जहां पर हमारा रोड का अलाइनमेंट, जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है यानी फिलिंग चल रही है, वहां से लेकर इस साइड तक लेने जाने के लिए जो हॉलिंग करने के लिए हमें हॉल्ड यूनिट्स चाहिए होंगी, वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रक्स हो सकती हैं। ट्रक्स बेसिकली आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक आपके रियर डंप ट्रक्स हो गए और एक आपके बॉटम डंप ट्रक्स हो गए। तो जो यहां पर मैंने फोटो दिखाई हुई है, दीज आर रियर डंप ट्रक्स, जिसमें आप एक्सकवेटिंग और लोडिंग इक्विपमेंट की हेल्प से लोड करोगे और विद द हेल्प ऑफ दीज इक्विपमेंट यू ट्रांसपोर्ट दैट एक्सकवेटेड मटेरियल टू द रिक्वायर्ड साइट। जो हमारे कुछ और भी इक्विपमेंट्स होते हैं कन्वेइंग वाली, उसमें हमारा कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह भी आती हैं,
जिस पर अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डंप ट्रक होगा, बिकॉज इट इज अ कन्वेइंग एंड हॉलिंग इक्विपमेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इक्विपमेंट कौन सा है फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ दी कोहेसिव सॉइल्स। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर स्मूथ व्हील्ड रोलर्स जो हैं ये हमारे जनरली कहाँ यूज होते हैं? क्रस्ड रॉक्स, ग्रेवली रोड्स और रोड, जब आप हाईवे प्रोजेक्ट्स में सबग्रेड वगैरह बनाते हैं तो सबग्रेड कॉम्पैक्शन के लिए, बिकॉज वहां पे हमारा ग्रेवली रॉक्स, क्रस्ड रॉक्स, ब्रिक बैट्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनके कॉम्पैक्शन के लिए आप रोड प्रोजेक्ट्स में आप स्मूथ व्हील्ड रोलर्स का यूज करते हैं। वाइब्रेटरी रोलर्स जनरली हम यूज करते हैं सैंडी सॉइल्स के लिए, ठीक है। शिप्स फुट रोलर जो यूज करते हैं ये हम प्योरली क्लेई एंड कोहेसिव सॉइल्स के लिए यूज करते हैं। जनरली जो हमारे अर्दन डैम्स के कोर हैं वहां पे जो कॉम्पैक्शन हमें करना है वो हम शिप्स फुट रोलर से करते हैं। टैंपर्स जो हैं इन्हें हम रैमर्स भी बोलते हैं, जिसको बेसिकली जो हमारे कन्फाइंड एरियाज है जहां पर हमारे ये रोलर्स नहीं पहुंच सकते हैं, तो इट इज बेसिकली सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो कन्फाइंड एरियाज में, इनफिल एरियाज, इन ट्रेंचेस हम टैंपर्स यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने वाइब्रेटिंग स्मूथ व्हील्ड रोलर्स दिखाए हुए हैं। मींस इसका मतलब ये है कि जब ये रोलर स्मूथ व्हील्ड है बट यहां पर एक वाइब्रेशन एक्शन है जिसकी हेल्प से हमारा कॉम्पैक्शन हो रहा है, तो ये हमारे वाइब्रेटरी स्मूथ रोलर कहलाते हैं। उसके बाद ये हमारे जो है शिप्स फुट रोलर हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे एक तरीके से शीप फुट अरेंजमेंट है जो स्मूथ व्हील्ड रोलर था उसमें ही, जो कि हमारा एक नीडिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है सॉइल में। नीडिंग एक्शन का मतलब है जैसे आप आटा गूंथते हैं हाथ से, तो वैसे ही ये रोलर जो हमारा मिट्टी है या अर्थ है, क्लेई सॉइल है, उसको नीडिंग एक्शन से, यानी जो गूंथने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरह होता है कि हमारा जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट होती है। तो जनरली जो कवरेज है रोलर्स का वो 8 to 12% ग्राउंड कवरेज अंडर द लग्स ऑफ द ड्रम, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट प्रेशर हमारा जनरेट होता है वो 1400 to 7000 किलो पास्कल रहता है, और जो इसकी स्पीड है नॉर्मली वो 6 to 10 kmph होती है। ये पैरामीटर्स आपको याद रखने की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो प्रेशर है फीट पे मे बी इंक्रीज बाय फिलिंग द ड्रम विथ वेट सैंड एंड सम अदर मटेरियल। एक्चुअली ये जो आपका हॉलो सिलेंडर है वो अंदर से इसमें आप फिलिंग भी कर सकते हो टू इंक्रीज द प्रेशर। Mostly used for cohesive soils such as heavy clays, silty clays, except for sandy soils. Compactive efforts are static weights and kneading. The thickness of compacting layer is kept minimum 5 centimeter or more. Generally जो हमारी layer of single lift की layer है वो हम 5 centimeter यानी 50 mm रखते हैं जनरली। अदरवाइज हमारा जो कॉम्पैक्शन है वो हमारा इनफेक्टिव होने लगेगा, बिकॉज इसकी जो डायमेंशन है उसके हिसाब से ये थिकनेस ऑफ लिफ्ट रखी गई है कि कितना ये हमारा पेनिट्रेट होगा, कितने डेप्थ से वो हमारी नीडिंग एक्शन कर सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ फुट हम ये डिसाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा शिप्स फुट रोलर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल्स। फॉर एक्सकवेटिंग यूटिलिटी ट्रेंचेस, तो यूटिलिटी ट्रेंचेस की हमें जरूरत कहाँ पर पड़ती है? जब हम फुटिंग्स या बेसमेंट्स के लिए, जब हम घर बनाते हैं बेसमेंट्स में, तो वहां पर हमें जो एक्सकवेशन करना है बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल रखनी पड़ती है डेप्थ की। तो वहां पर जो इक्विपमेंट, एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं वो हमारा होता है हो, बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी इट हैज अ प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द डेप्थ। डिटेल्ड कंसेप्ट के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है दिया हुआ मैंने, हो को हम बैक शॉवल भी कहते हैं। इसका आप देख रहे हैं, बिकॉज जो इसका बकेट है इसका डायरेक्शन जो है इसको हम इस तरह ऑपरेट करते हैं, और हमारा जो कंट्रोलर है, ऑपरेटर यहाँ बैठता है। वी हैव अ प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। जनरली हम नेचुरल ग्राउंड सरफेस से में जब नीचे एक्सकवेट करना होता है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। ट्रेंचेस, पिट्स फॉर बेसमेंट्स, ग्रेडिंग वर्क्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहां पर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी। ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उन्हें आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन शिप्स फुट रोलर। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा वहां पर एक नीडिंग एक्शन होता है, ठीक है। इसी वजह से हम इन्हें कोहेसिव सॉइल्स में यूज करते हैं। तो बेसिकली दीज रोलर्स
आर मोस्ट सुटेबल फॉर प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक फाइन ग्रेन सॉइल, जो कि जनरली कोहेसिव नेचर की होंगी, ऑल्दो नॉट सुटेबल फॉर क्लीन ग्रैनुलर सॉइल, ये ग्रैनुलर सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। दे मे बी यूज्ड इन सच सॉइल्स टू इफ मोर देन 20% फाइन्स आर प्रेजेंट, अगर ग्रैनुलर सॉइल में हमारे 20% फाइन से ज्यादा हैं, ठीक है, तब भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। ड्यू टू एक्सेलेंट बॉन्डिंग कॉज्ड बाय द नीडिंग इफेक्ट ऑफ शिप्स फूड, जो हमारा शिप फूड है, इन्हें आप शिप्स फूड बोल रहे हो, ये हमारा एक नीडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी कोहेसिव सॉइल में, जिसकी वजह से हमारी बहुत एक्सेलेंट बॉन्डिंग बन रही है और हमारी कॉम्पैक्ट होती जा रही है सॉइल। तो जनरली दिस रोलर्स आर जनरली रिकमेंडेड फॉर वाटर रिटेनिंग अर्थवर्क्स, यहाँ पर आपको वाटर स्टोर करना है जिन स्ट्रक्चर्स में, वहां पे कॉम्पैक्शन हम इन इक्विपमेंट से कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। The profits and associated probability of making the profits are given below in respect of 4 projects. यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, 1 2 3 4 कैटेगराइज किया है, और इन प्रोजेक्ट से होने वाला हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है अलग अलग प्रोजेक्ट्स का, और उस प्रॉफिट की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है। तो अगर हमें ये इवेलुएट करना है कि किस प्रोजेक्ट को हम प्रेफर करेंगे, तो हम प्रॉफिट इंटू प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर मिलेगा उसके ऑर्डर में इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव 0.075, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.080, 0.084, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.066। अगर आप इनको अरेंज करोगे तो जो हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है इनके प्रोडक्ट की, वो हमारा 3 है, फिर हमारा 2 है, फिर हमारा 1 है, फिर हमारा 4 है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, कि इस ऑर्डर में आप इन प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करोगे, बिकॉज जो हमारा प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है वो हमारा ज्यादा है फॉर प्रोजेक्ट 3, देन 2, देन 1, देन 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं, और हम जो हमारे पास एक्टिविटीज का फ्लोट और इवेंट का स्लैक टाइम होता है, उस पहली स्टेज में हम अपने नेटवर्क को इस तरह से एक्टिविटीज को शिफ्ट करते हैं कि हमारा जो रिसोर्स फ्लक्चुएशन है वो मिनिमम हो जाए। तो एक तरीके से वी डू द एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू हैव द लीस्ट वेरिएशन, ताकि हमारी एक तरीके से यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट बन जाए रिसोर्सेज की, जो कि हमारे मैन पावर या मशीनरी के फॉर्म में हो सकते हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज इन रिसोर्सेज नहीं होगा, बिकॉज वहां पे हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए कहते हैं कि हम हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमारा इंक्रीज कर सकता है रिसोर्स लेवलिंग करते समय, और हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ सकती है, बिकॉज वहां पे हमने रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिए हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी, और हमारा जो फ्लक्चुएशंस है रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट जब चल रहा है वो हमारी कम करने की हम कोशिश करेंगे। कंप्लीट रिवॉम्पिंग ऑफ रिसोर्सेज हम नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, केवल हम वही एक्टिविटीज टच करते हैं, ठीक है, जहां पर हमें जो फ्लक्चुएशंस हैं जहां पर ज्यादा हैं, ठीक है। यहां पर while attempting to the level resource it should be noted that not all the resource fluctuations can be eliminated, ठीक है। हम केवल वो फ्लक्चुएशंस कोशिश करते हैं मिनिमाइज करने की जो हमारे ज्यादा पीरियड में ज्यादा मैग्नीट्यूड के अकर हो रहे हैं। इसी वजह से कहते हैं वी कैन नॉट रिड्यूस ऑल द रिसोर्स फ्लक्चुएशन, वी कैन क्रिएट अ यूनिफॉर्म डिमांड बाय मिनिमाइजिंग द फ्लक्चुएशंस इन द रिसोर्स लोडिंग डायग्राम, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो गया। तो यहाँ पर कंप्लीट रिवॉम्पिंग नहीं होगा, एक तरीके से पार्शियल रिवॉम्पिंग ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, बिकॉज सभी एक्टिविटीज की जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो सभी एक्टिविटीज का फ्लक्चुएशंस। वैलिडेटिंग नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम अपनी एक्टिविटीज को इस तरह रिशेड्यूल कर रहे हैं कि जो हमारा पीक रिक्वायरमेंट है किसी भी टाइम पर रिसोर्सेस का, वो हमारा अवेलेबल रिसोर्सेस से हमेशा कम रहेगा। ये हम इंश्योर करते हैं बिकॉज वी हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो किसी भी स्टेज में हमारे पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान जो पीक रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से कम होना चाहिए। तो नेटवर्क जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क, वो हम वैलिडेट कर सकते हैं रिसोर्स लेवलिंग से। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे मैंने पूरी सारी चीजें समराइज कर दी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि यहाँ पे हमारा रिसोर्स लेवलिंग के बाद हमारा रिसोर्स लोडिंग डायग्राम में फ्लक्चुएशंस हमारे मिनिमम हो गए हैं, लेकिन सभी एक्टिविटीज के लिए हमारे जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हमारे खत्म नहीं हुए हैं. We have attempted to minimize the fluctuations in the resource loading by shifting activities within their available float times. ठीक है, तो जनरली हम रिसोर्स लेवलिंग करते हैं ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स में. जहां पे लार्ज प्रोजेक्ट्स आते हैं वहां पर हम रिसोर्स लेवलिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्निक्स के थ्रू करते हैं. तो मोस्ट ऑफ अवेलेबल कमर्शियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैव इंटरनल रिसोर्स लेवलिंग रूटीन्स. ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्टिविटी 5 और 6 का अगर हम इसको अलग से ड्रॉ कर लें, दिस इज इवेंट 5, दिस इज इवेंट 6 और इसका जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है ये हमारा 2 यूनिट्स है और हमें इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब ये है कि कितनी जल्दी हमारी एक्टिविटी कमेंस हो सकती है, यानी स्टार्ट हो सकती है. तो हमारा जो ये इवेंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा टेल इवेंट कहलाएगा और ये हमारा टेल एरो कहलाएगा और ये हमारा हेड इवेंट कहलाएगा. तो किसी भी एक्टिविटी के लिए जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो हमारे टेल इवेंट का जो हमारा अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है जिसे आप टीई से लिखते हैं, तो टेल इवेंट होगा हमारा टीईआई. तो टीईआई ऑफ इवेंट जो है वो हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा. तो अगर आप इस प्रोजेक्ट नेटवर्क से निकालेंगे टी, तो ये हमारा 0 होगा, ये हमारा 0+1 होगा, ये हमारा 0+4 होगा, 1+1 2 होगा. लेकिन इस डमी एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर हमारा कोई रिसोर्स है 4+0 4 हो जाएगा. तो ग्रेटर वैल्यू आपको लेना है एज एक्सपेक्टेड टाइम यानी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम. तो 4+5 यहाँ पर 9 आएगा, 4+4 8 आएगा. तो आपकी लार्जर वैल्यू आपको लेनी है. तो एक्टिविटी 5-6 के लिए जो टेल इवेंट 5 है उसका जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है वो हमारा 9 आ जाएगा. तो इस वजह से जो हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है एक्टिविटी 5-6 के लिए वो हमारा TE5 होगा जो कि 9 के बराबर होगा. अगर हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम पूछा जाएगा तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आप ऐड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 9 + 2 11. तो ये हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा और ये 9 जो होगा ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा कि कितने टाइम के बाद हम जल्दी से जल्दी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर. आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा. इस तरह की वीडियो फर्दर बनाता रहूंगा. थैंक यू.